नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। आंग्ल मैसूर युद्ध से पहले हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में बात की थी। प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था 1757 को और बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा गया था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाते हैं, उनको दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। उसी उत्साह में अंग्रेज़ मैसूर पर भी कब्जा करना चाहते थे और उनकी ये प्रतिद्वंदिता युद्ध के रूप में देखने को मिलती है, जिसके संदर्भ में 4 मैसूर युद्ध लड़े गए अंग्रेज़ों के साथ। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैसूर राज्य क्या था और कहाँ पे पड़ता था। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि विजयनगर साम्राज्य था। कृष्णदेव राय जो वहाँ के महान शासक थे और यहाँ पे 4 राजवंशों का शासन था, सुलुभ, तुलुभ, अरविडु और आपका संगम वंश। ठीक है, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरविडु। तो जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, कब विघटन हुआ? 1765 में तालीकोटा या राक्षसी टांगड़ी का जो युद्ध हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। तो उसी छोटे छोटे राज्यों में एक राज्य मैसूर भी था, जो 1612 में वाडियार वंश के अंतर्गत एक हिंदू राज्य के रूप में उभरा। एकमात्र हिंदू राज्य था साउथ में उस समय, जो महत्वपूर्ण ढंग से उभर के सामने आया। और यहाँ पे क्या था कि जो चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय, इसका शासन चलता है 1734 से 1766 तक। और इसी दरमियान क्या होता है, जो वहाँ की वास्तविक सत्ता थी वो दोस्तों 2 सगे भाइयों के पास थी। ये दोनों सगे भाई मंत्री हुआ करते थे और चिक्का कृष्णराज वाडियार जो था वो नाम मात्र का शासक था, जबकि जो वास्तविक सत्ता का केंद्र था वो ये 2 सगे भाई थे। क्या नाम था इनका? नंदराज व देवराज। ठीक है, तो इसी समय क्या होता है, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था हैदर अली। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हैदर अली एक मामूली सा सैनिक था जो इनकी सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे। उस समय दोस्तों क्या होता था कि मैसूर पर मराठों के निरंतर आक्रमण होते रहते थे, क्योंकि मराठे यहाँ से चौथ वसूलना चाहते थे। जबकि जो हैदराबाद का निजाम था वो क्या कहता था, वो मैसूर को अपने अधिकार क्षेत्र में मानता था, क्योंकि उस समय जो दक्कन की रियासत थी, दक्कन की रियासत जो थी उसमें कर्नाटक और मैसूर भी आते थे। तो इसीलिए जो मुगल शासक थे उन्होंने मराठाओं को क्या दिया, चौथ का अधिकार दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए मराठा इस पर अपना अधिकार जमाते थे और दक्कन की रियासत से ही हैदराबाद बना था, तो निजाम भी इसको अपना भाग मानते थे और यही प्रतिद्वंदिता चलती रही मराठा हैदराबाद के निजाम और मैसूर के बीच में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली के नेतृत्व में जो मैसूर था वो एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने उभर के आता है। हैदर अली के बारे में अभी हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैसूर राज्य था उसका जो साम्राज्य था वो मालाबार तट मतलब केरल और आज का जो कर्नाटक का तट है वहाँ तक फैला हुआ था। तो जितने भी बंदरगाह थे उस पर हैदर अली यानी कि मैसूर का नियंत्रण होता था। और इसी कारण क्या उस समय फ्रांसीसियों के साथ भी निकटता थी, जिसके कारण अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो प्रतिद्वंदिता थी, ठीक है, वो होना स्वाभाविक हो गया, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक और वाणिज्यिक हित जो थे वो टकराने लगे आपस में। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का मद्रास पर कब्जा था। तो जो हैदर अली की जो नज़दीकियां थीं फ्रांसीसियों के साथ, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज दुश्मन थे और हैदर अली फ्रांसीसी दोस्त थे, इसलिए दोस्त का दोस्त अपना दुश्मन होता है। ठीक है, तो अंग्रेज भी क्या हैदर अली को अपना दुश्मन मानते थे, जिसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे अगली स्लाइड में। दोस्तों देखिए, ये जो वर्तमान का कर्नाटक है, ठीक है, पूरा कर्नाटक, कुछ जो केरल का हिस्सा और कुछ तमिलनाडु का हिस्सा और लगभग पूरा कर्नाटक, इतने बीच में मैसूर जो साम्राज्य था, राज्य था, वो
विस्तृत था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या थी, ये हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद की रियासत थी जिस पे निज़ामों का अधिकार था, निज़ामों का शासन था। और ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन थे, मराठे थे। अब मराठों को क्या मिला हुआ था, मराठों को 1719 में, ठीक है, फर्रुखसियर के माध्यम से यहाँ पे क्या मिला हुआ था, चौथ वसूल का अधिकार मिला हुआ था कि आप जाओ, क्योंकि मुगल जो है मैसूर का अपना क्षेत्र मानते थे, और उसी माध्यम से हैदराबाद का जो निज़ाम था, जो कहीं ना कहीं मुगल सत्ता के अधीन था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, भले ये हैदराबाद अर्ध स्वतंत्र था, लेकिन था तो भाई आपका अधीन ही मुगल सत्ता के। ठीक है, तो इसलिए क्या था, ये हैदराबाद भी अपना अधिकार समझता था और मराठे भी अपना अधिकार समझते थे, क्योंकि मराठों को चाहिए था चौथ का अधिकार। इधर था त्रावणकोर, ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में केरल है, त्रावणकोर। ठीक है, इधर त्रावणकोर था। और ये जो ये वाला कोरोमंडल तट है, ये आपका था कर्नाटक। तो कंफ्यूज मत होना, आज का जो कर्नाटक है वो मैसूर था, और आज का जो तमिलनाडु है और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का है, ये था कर्नाटक। और यहाँ पे ये हैदराबाद के अंतर्गत एक और क्षेत्र था जिसको बोलते थे उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया कि किस तरह से मैसूर राज्य जो था अपने दुश्मन राज्यों से घिरा हुआ था। एक तरफ मराठे थे, दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम थे, और तीसरी तरफ कर्नाटक था जो कि अंग्रेज़ों का हितैषी था, और त्रावणकोर भी जो था वो भी अंग्रेज़ों का दोस्त राष्ट्र था। ठीक है, राज्य था उस समय। तो बीच में क्या था, मैसूर था। तो मैसूर इतना समृद्धशाली और शक्तिशाली हो गया हैदर अली के टाइम पे कि अंग्रेज़ों को अपना अस्तित्व खतरे में दिखने लगा। इसीलिए इन्होंने बहुत सारी कूटनीतिक चालें चली। ठीक है, और इन्हीं चालों की वजह से कर्नाटक, जो मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। तो इन्हीं युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली एक अज्ञात परिवार में जन्मा 1721 में, और 1782 तक उसका जीवन रहा, क्योंकि 1782 में जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध चल रहा था, तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की 1949 में। जो राजा चिक्का वाडियार था, चिक्का कृष्णराज वाडियार था, उनकी सेना में घुड़सवार के रूप में शामिल होता है। ये बहुत ही अशिक्षित तथा बुद्धिजीवी व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ भी था और सैन्य रूप से एक कुशल योद्धा था। 55 में क्या होता है, तरक्की कर लेता है। 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है, क्योंकि ये नंदराज को अपदस्थ कर देता है और मैसूर पे सत्ता काबिज कर लेता है। लेकिन अभी भी जो राजा था कृष्णराज वाडियार, वो अभी भी थे। राजघराना था अस्तित्व में, राजघराने को कोई भी खतरा नहीं था, बस अपदस्थ कर दिया था इसने, और वास्तविक संस्थापक या शासक बन जाता है। ये क्या करता है, फ्रांसीसी सेना की सहायता से अपनी जो सेना थी उसको पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षण की शुरुआत करता है। सेना के प्रशिक्षण की शुरुआत करता है कि ये समझता था कि सेना में डिसिप्लिन होगा तो एक छोटी सेना भी बड़ी सेना को हरा सकती है। और यही अंग्रेज करते थे। अंग्रेजी सेनाएं, छोटी छोटी सेनाएं भारतीयों की बड़ी बड़ी सेना को हरा देती थी, क्योंकि वो आधुनिक रूप से प्रशिक्षित होती थी और डिसिप्लिन बहुत था उनमें। ठीक है, लेकिन अपने भारतीय सेनाओं में वो डिसिप्लिन वाली बात नहीं थी। उसने क्या किया, फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना को प्रशिक्षण देना शुरू किया। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, मराठों के साथ बहुत सारे युद्ध हुए। माधवराव सिंधिया उस समय, माधवराव पेशवा, माधवराव उस समय जो अंतिम शक्तिशाली पेशवा थे, उनके समय मराठों ने मैसूर पर कई बार आक्रमण किए और हैदर अली को हराया। 64 में, 66 में, 1771 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे पढ़ेंगे हम कि किस तरह से मराठे हैदर अली पर आक्रमण करते हैं और अंग्रेज़ सहायता नहीं करते हैं, जैसा कि संधि हुई थी। ठीक है, हैदर अली की सहायता नहीं करते हैं, जिससे
हैदर अली संधि का उल्लंघन मानता है और इसी के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ, शांति स्थापित करने के लिए हैदर अली को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी, लेकिन क्या होता है 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है, मराठे थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं और हैदर अली 1774 से 76 के दौरान कई बार मराठाओं के क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ साथ जो बहुत सारे क्षेत्र थे उनको वापस ले लेता है, मराठाओं को कई बार हराता है। और इसी के संदर्भ में ये हार जीत चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। कभी मराठे हैदर अली के साइड में होते हैं, कभी मराठे अंग्रेज़ों की साइड में होते हैं। कभी निज़ाम हैदर अली के साथ पाला बदलता है, कभी अंग्रेज़ों के साथ पाला बदलता है, और ये पाले बदलते बदलते कई युद्ध होते हैं जिनको हम इस चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनता है, एक तरफ दिया रहेगा युद्धों के नाम, कब हुआ और कौन सी संधि हुई जिसके द्वारा युद्ध समाप्त हुए। तो पहले मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे जो हुआ था 1767 से 69 तक, ठीक है। याद रखिए दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ 80 से 84 तक, तीसरा हुआ 90 से 92 और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799। बहुत ही आसान है याद करने का, 67 से 69, फिर 80 से 84 4 साल 5 साल चला, ठीक है। 90 से 92 2 साल चला, और जो अंतिम मैसूर युद्ध था वो चला आपका 1799। जो पहला मैसूर था वो समाप्त हुआ मद्रास की संधि के साथ, दूसरा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तीसरा मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब देख लेते हैं मैप की सहायता से मद्रास, श्रीरंगपट्टनम और मंगलौर है कहाँ। दोस्तों ये दिख रहा ना पश्चिमी तट पर, ये आपका मैंगलोर, ये मद्रास है, दिख रहा होगा, और श्रीरंगपट्टनम ये जो मैसूर बेंगलोर है, बेंगलोर से थोड़ा दूर यहाँ पे जगह है मैसूर, ठीक है। ये मैसूर दिख रहा है, मैसूर आपको यहीं पे है, पास में श्रीरंगपट्टनम का किला बना हुआ है। दोस्तों मैं देख के आया हूँ मैसूर, घूम के आया हूँ, मैसूर पैलेस भी देखा है और श्रीरंगपट्टनम का किला भी देखा है, और वहाँ श्रृंगेरी जी का एक मंदिर भी है, ठीक है, मंदिर भी देखा है, उसका भी जिक्र हम अभी इस लेक्चर में करेंगे। तो बिल्कुल पास में है, बेंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मैसूर है, और मैसूर के पास में ही श्रीरंगपट्टनम है जो कि अभी आएगा संधि में, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तीसरी संधि, और चौथी संधि में अंग्रेज पूरी तरह से टीपू सुल्तान को हरा देते हैं और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं होती है। संधि तब होती है जब एक हारता है या दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं, तभी संधि होती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति बुरी तरह से हार जाए तो संधि करने लायक नहीं होता है, क्योंकि संधि जो होती है वो कहीं ना कहीं दोनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के लिए होती है। तो दोस्तों पहला मैसूर युद्ध क्यों था, क्या है इसकी खास बातें। एक तरफ अंग्रेज, मराठे और निजाम थे, त्रिगुट था, और दूसरी तरफ मैसूर था। बाद में क्या होता है, मराठे व निजाम हैदर अली के पक्ष में चले जाते हैं। ये युद्ध हुआ क्यों, क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज इतना उत्साहित थे, उन्होंने सोचा कि अब तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों को नाके चने चबाने पड़ गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि हैदर अली जो मैसूर है वहाँ की सेना इतनी शक्तिशाली होगी कि हमें खतरा हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों की जो आक्रामक नीति थी उस समय, उसी का परिणाम था ये प्रथम मैसूर युद्ध। तो होता क्या है, 1766 में निजाम के साथ एक संधि करते हैं, कौन, अंग्रेज। और ये संधि करते हैं कि जो उत्तरी सरकार, अभी हमने मैप में दिखाया था आपको, उत्तरी सरकार का इलाका मुझे दे दो, हम आपकी मदद करेंगे हैदर अली को मैसूर को जीतने में। क्योंकि निजाम क्या मानते थे, मैसूर को अपना क्षेत्र मानते थे, जैसा कि मैंने अभी पहले बता चुका हूँ। निजाम क्या मानते थे, मैसूर को अपना क्षेत्र मानते थे, क्योंकि दक्कन की जो रियासत थी मुग़लों की, उसी से निकला था क्या, हैदराबाद, और उसी के अंतर्गत पहले मैसूर भी था। इसीलिए निजाम जो थे वो मैसूर को अपना राज्य क्षेत्र मानते थे। इसीलिए अंग्रेज क्या करते हैं,
निजामों को ऑफर देते हैं कि आप मुझे उत्तरी सरकार दे दो। उत्तरी सरकार तटीय क्षेत्र, जो अब आज का आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। तो निजाम मान जाते हैं। निजाम क्या करते हैं, मैसूर पर आक्रमण करने के लिए मान जाता है। और हैदर अली उस समय मराठाओं के साथ लगा हुआ था, मराठाओं का सामना कर रहा था। हैदर अली को जब ये बात पता चलती है तो हैदर अली मराठों को अपने पक्ष में कर लेता है, संधि कर लेता है, उन्हें भारी रकम देता है हैदर अली कि कम से कम एक दुश्मन तो कम हो। इसी समय क्या होता है, बाद में क्या करता है हैदर अली, निजाम को भी अपने पक्ष में कर लेता है, संधि कर लेता है। अंग्रेज क्या पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, हैदर अली 1768 में अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हराता है। और बुरी तरह से हराने के बाद अंग्रेज़ सोचते हैं अब तो हमारा अस्तित्व खतरे में है, चलो संधि कर लेते हैं। और इसीलिए 1769 में एक संधि होती है जो कि हैदर अली की खुद की शर्तों पे होती है। ठीक है, हैदर अली को ये क्षतिपूर्ति भी देते हैं और जीते हुए क्षेत्र भी वापस मिल जाते हैं हैदर अली को। ठीक है, और संधि में ये एक प्रावधान किया गया था कि आज से हम दोस्त हैं, अगर मैसूर पर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज मैसूर की मदद करेंगे, और अगर अंग्रेज़ों पर कोई का आक्रमण करता है तो हैदर अली यानी कि मैसूर अंग्रेज़ों की मदद करेगा। लेकिन तभी दोस्तों क्या होता है, द्वितीय मैसूर युद्ध के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। होता यूँ है कि मद्रास की जो संधि हुई थी इसका उल्लंघन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1771 में बताया था ना हमने, 1771 में मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं और हैदर अली को हरा देते हैं और बहुत सारे उत्तरी जो क्षेत्र थे उन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अंग्रेज़ हैदर अली की मदद के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए हैदर अली इस संधि को उल्लंघन मानते हुए, इस संधि का उल्लंघन मानते हुए अंग्रेज़ों पर आक्रमण करता है। ठीक है, और हैदर अली समझ जाता है कि अंग्रेज धोखेबाज हैं और इसीलिए उस समय जो हैदर अली क्या करता है, निजाम और मराठाओं से दोबारा संधि कर लेता है। निजाम और मराठाओं से दोबारा संधि कर लेता है हैदर अली। और इसी समय क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, माहे पर कब्जा कर लेते हैं। माहे फ्रांसीसी बस्ती थी जो कि मैसूर राज्य के अंतर्गत आती थी, माहे पर कब्जा कर लेते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कब? 1780 में। कर्नाटक क्योंकि अंग्रेज़ों का मित्र राज्य था कर्नाटक, जिसी कर्नाटक के अंतर्गत आता था आपका मद्रास। ठीक है, मद्रास किसकी बस्ती थी? मद्रास अंग्रेज़ों की बस्ती थी। ठीक है, तो कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है हैदर अली और यहीं से द्वितीय मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद युद्ध चलता रहता है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में, और इसके बाद टीपू सेना का नेतृत्व संभाल लेता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? सर आयर कोट कर रहा था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस समय वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ भी था, आ गया था। ठीक है, आ चुका था ये 1769 में। लेकिन ये बंगाल का गवर्नर था। क्या था? बंगाल का गवर्नर। अब यहाँ पे क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। फिर आते हैं अब तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ आपका 1790 से 92, और ये किसके साथ खत्म हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। हुआ यूँ क्योंकि टीपू फ्रांस व कुस्तुनतुनिया से समर्थन मांगता है। ठीक है, टीपू समझ चुका था कि अब बिना समर्थन के कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि जो आस पड़ोस के राज्य थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में हो जाते थे कभी भी, लालच में देख के। तो
मुख्य कारण इसका था कि टीपू द्वारा फ्रांस व कॉन्स्टेंटिनोपिया से समर्थन मांगना, जिससे कि भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ा जा सके। ठीक है, तो होता है इसमें 1788 में क्या करता है, 1788 में अंग्रेज निजामों से एक क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं कि टीपू पर आक्रमण करो। लेकिन क्या होता है, टीपू आक्रमण कर देता त्रावणकोर पे। त्रावणकोर वही केरल वाला जो अंग्रेजों का मित्र था। कब, 1789 में त्रावणकोर पर टीपू आक्रमण कर देता है, जो कि अंग्रेजों का मित्र था। और इधर क्या हुआ, अंग्रेज व मराठे और निजाम संधि कर लेते हैं और ये शर्त रखते हैं, अंग्रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो भी क्षेत्र होगा उसमें जो हिसाब किताब है वो बराबर बराबर बांट लेंगे, संधि करते हैं। ठीक है, टीपू के खिलाफ मराठे और निजाम संधि कर लेते हैं और यहाँ पे तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू की हार हो जाती है और इसको अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या क्या संधि थी कि अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए, मैसूर जो टीपू है ना 3 करोड़ रुपए देगा। लेकिन ये उस समय इतनी ज़्यादा रकम थी, उस समय के इतिहास, अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी ये क्षतिपूर्ति थी, 3 करोड़ रुपए। अंग्रेज क्या करते थे, युद्ध भी लड़ते थे और हराने के बाद पूरा खर्चा भी निकालते थे, जो हारने वाला राज्य होता था। बहुत चालाक थे, देख रहा है विनोद। तो इस समय क्या हुआ, और उसी समय 3 करोड़ रुपए के बंधक के रूप में, बंधक समझते ना आप, ऋण लेने जाएं बैंकों से तो आपको ज़मीन के कागजात या कुछ भी रखना पड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी के कागज़, तो उनको क्या बोलते हैं, बंधक बोलते हैं। तो बंधक के रूप में टीपू को अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों के पास रखना पड़ता है और ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इतने स्वाभिमानी शासक के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। ठीक है, और इसी संधि के कारण चतुर्थ मैसूर युद्ध होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस समय अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर था। अब चतुर्थ मैसूर युद्ध की बात करें, चतुर्थ मैसूर युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज ऑफर देते हैं कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लो, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली आ चुका था 1798 में। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आ चुका था, गवर्नर बन गया था और ये क्या बनाता है, एक नीति लागू करता है, सहायक संधि, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, और ये टीपू सुल्तान को पत्र लिखकर बोलता है कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लो। लेकिन टीपू सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, इधर क्या होता है, टीपू अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करता है, इधर मराठे और निजाम के साथ अंग्रेज एक त्रिगुट संधि कर लेते हैं कि जितना भी क्षेत्र होगा, जितना भी लाभ होगा, वो हम बराबर बराबर बांट लेंगे। और निजाम और मराठे साथ हो जाते हैं अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज इस युद्ध में बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। टीपू रक्षा करते हुए मारा जाता है वीरता से। ठीक है, और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है 1799 में। और यहाँ पे जो उस समय मैंने बताया कृष्ण चिक्काराज वाडियार, ठीक है, जो वंश था, उन्हीं के वंश के एक छोटे से बच्चे को मैसूर का शासक बना दिया जाता है और उसके साथ क्या कर ली जाती है, सहायक संधि कर ली जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं युद्ध के पश्चात का परिदृश्य क्या था। तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि सूंदा और हरपोनेली ज़िले जो हैं उत्तरी मैसूर के, वो मराठों को दे देंगे, लेकिन अंग्रेज़ क्या मुकर गए। अंग्रेज़ बहुत बड़े धोखेबाज थे। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति ये समझ ही नहीं पाए। हमारे देश के जो बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है, वो समझ ही नहीं पाए, बहुत सारे राज्य, कि अंग्रेज़ फूट डालो राज करो की नीति पे चल रहे हैं। अगर ये एक हो जाते तो अंग्रेज कब का भाग गए होते। उधर क्या था, निजाम को गुंटी व गुर्रमकोंडा, ठीक है, गुर्रमकोंडा जिले दे दिए गए, जो कि अभी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्रा का। ठीक है, आंध्रा तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो निजाम को दे दिए गए। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम और श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया, और जो बाकी का जो क्षेत्र था, जो बहुत कम सिमट कर रह गया था मैसूर, वो किसको दे दिया, वो उस समय के जो राजा थे, यानी कि कृष्णराज तृतीय वाडियार, जो छोटा सा बच्चा था मात्र 5-6 साल का, उसको
राज्य पर बैठाया और उस बच्चे के साथ इन्होंने सायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए और इस तरह से मैसूर 1799 में सायक संधि स्वीकार कर लेता। दोस्तों बताइए पहला राज्य कौन सा था जो सायक संधि स्वीकार करता है? तो पहला राज्य जो था 1798 में आपका हैदराबाद था। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ऐसा पहला राज्य था जो सायक संधि स्वीकार करता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा टीपू के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। टीपू 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद सुल्तान बनता है, राजा बनता है वहाँ का। ठीक है, ये अपने को वहाँ का सुल्तान घोषित करता है और 1799 में इसका जीवन समाप्त हो जाता है। जन्म कब हुआ था? 1750 में इसका जन्म हुआ और मैसूर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मैसूर का टाइगर। इसको अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। ये पढ़ा लिखा था, जबकि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन विद्वान व्यक्ति था। वो समझ थी उसको, राजनीतिक समझ थी हैदर अली को। इसीलिए ऐसे ही नहीं कोई एक सेना का सिपाही इतने बड़े साम्राज्य का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, क्योंकि ये अपने को इसने स्वतंत्रता प्रेमी और लोकतंत्र को मानने वाला बताया। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, फ्रांस में रेवोल्यूशन चला, लोकतंत्र की स्थापना हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसी क्रांति का असर यहाँ पे देखने को मिला। फ्रांस में बहुत सारे क्लब स्थापित किए गए जिनको जैकोबिन क्लब कहा गया। तो इसने भी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। हालांकि ये हिंदू विरोधी राजा था, माना जाता है, बहुत ही आज भी विरोध होता है टीपू सुल्तान को, लेकिन फिर भी इसने श्रृंगेरी मठ की मरम्मत कराई। ये पहला व्यक्ति था जो साइंस मानता था। इसने रॉकेट का प्रयोग किया पहली बार। और एक सेंटेंस और आता है कि अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, तो ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी पीसीएस में। अंग्रेजों ने इसे सीधा साधा दैत्य कहा। अंग्रेज किसी के लिए भी संज्ञाओं का इस्तेमाल करते थे, तो अंग्रेजों ने इसे क्या कहा, सीधा साधा दैत्य कहा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मैसूर राज्य जो था वो किस तरह से विजयनगर साम्राज्य से एक टूट कर बना था, एक हिंदू राज्य था, और किस तरह मराठा निजाम और मैसूर राज्य के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी और अंग्रेज भी बीच में आ गए। अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया, आपस में लड़वाया और इसी संदर्भ में 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। ठीक है, और मैसूर युद्ध लड़ते लड़ते मैसूर राज्य का पतन हो गया। वहाँ पे हैदर अली टीपू सुल्तान का पतन हो जाता है और किस तरह से बाद में 1799 में मैसूर के साथ सायक संधि कर ली जाती है और मैसूर एक तरह से अंग्रेज़ों के अधीन राज्य बन जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा। दोस्तों अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।